Hello everyone. Welcome to our basic series of cybercrime and laws. Crime walks with society. As we move towards new dimensions of society, crime also takes the same path to nurture itself. It took more than 100 years for a man to switch from typewriter to personal computer. But it just took 30 years to connect world with internet. In our series of cybercrime and basics, we introduce the ways cybersecurity has emerged over the past 20 years and how crime has taken a new dimension to play the role. जिस तरह पूरी दुनिया को इंटरनेट ने एक साथ जोड़ दिया है, उसी तरह साइबर क्राइम ने भी पूरी दुनिया को जकड़ लिया है. Over the period of time, with the maturity of internet, cybercrime has also developed itself in various segments and categories. A wide range of activities of cybercrime can broadly be categorized under 9 areas. Let us have a look at each of them briefly. सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रॉड की. वो सभी फ्रॉड जो किसी पर्सन के फाइनेंशियल असेट्स को चीट करके, वो सारे क्राइम इसी कैटेगरी में आते हैं. फाइनेंशियल फ्रॉड्स इंक्लूड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड फ्रॉड्स, इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड्स, मोबाइल बैंकिंग, इंश्योरेंस फ्रॉड्स, कंप्यूटर मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग स्कैम्स एक्सेट्रा. ये सारे फ्रॉड्स कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू किए जाते हैं और फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं. सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम इज साइबर टेररिज्म. साइबर टेररिज्म वो टेररिज्म है जो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं. इसे इंटरनेट टेररिज्म भी कहा जाता है. शुरुआत में साइबर टेररिज्म को कंप्यूटर वायरसेस, कंप्यूटर वॉर्म्स, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, हैकिंग या डिसरप्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क तक ही सीमित रखा था. पर बाद में विद द राइज इन यूज ऑफ इंटरनेट, स्प्रेडिंग रूमर्स, DDoS attacks, ransomware and all other attacks have also come under same category. Third comes the cyber warfare. Cyber warfare is an extension of cyberspace policy by state actors that constitute a serious threat to another state's security or an action of same nature taken in response to a serious threat to a state's security. सरल शब्दों में जब एक देश अपने टेक्नोलॉजिकल फोर्स को यूज करके किसी दूसरे देश के साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म करने के उद्देश्य से हमला करता है, उसे साइबर वॉरफेयर कहते हैं. द December 2015 यूक्रेन पावर ग्रिड अटैक is considered the first successful cyber attack on a power grid. अगली कैटेगरी हम देखेंगे टारगेट अटैक ऑन सिस्टम्स. ये वो अटैक होते हैं जो एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स किसी स्पेसिफिक सिस्टम या नेटवर्क को टारगेट करके किए जाते हैं. ये अटैक्स बहुत एक्सटेंसिव टेक्निकल नॉलेज मांगते हैं. किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में वायरस का अटैक या मैलवेयर इंजेक्शन इसी की श्रेणी में आते हैं. ये क्राइम्स काफ़ी नए हैं और इंटरनेट की ग्रोथ के साथ साथ दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं. हमारी अगली कैटेगरी है कंप्यूटर एज अ वेपन. इसमें किसी भी कंप्यूटर को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और उसे इस्तेमाल करके फ्रॉड किया जाता है. सभी तरह के इंटरनेट फ्रॉड जैसे स्पैमिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट एक्सेट्रा इसी श्रेणी में आते हैं. इल्लीगल या ऑफेंसिव कंटेंट का इंटरनेट पे डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी कैटेगरी में आता है. इन सभी क्राइम्स में क्रिमिनल ह्यूमन वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर इस क्राइम को अंजाम देता है. उसे पता होता है कि विक्टिम की कौन सी वीकनेस
उसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीत दिला सकती है। इस कैटेगरी में सभी क्राइम्स फिजिकल हार्म न करके बल्कि साइकोलॉजिकल या मेंटल हार्म देते हैं, जिस वजह से ये कई बार क्रिमिनल्स को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगली कैटेगरी में हम बात करेंगे ऑब्सीन या ऑफेंसिव कंटेंट को लेकर किए जाने वाले साइबर क्राइम्स की। दुनिया के काफ़ी देशों ने आपत्तिजनक कंटेंट के पब्लिश या कम्युनिकेशन पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में किसी भी वेबसाइट या मैसेज के द्वारा ऐसे कंटेंट को कम्युनिकेट करना एक कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। इंटरनेट pornography and child pornography have been the strongest opposition across globe from all jurisdictions. It has always been a sensitive area and observed courts intervention with strong beliefs. हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है ऑनलाइन हैरेसमेंट। ऑनलाइन हैरेसमेंट का मतलब है किसी भी इंडिविजुअल को ऑनलाइन के माध्यम से ऑब्सीन या डेरोगेटरी कमेंट्स उसके जेंडर, कास्ट, रिलीजन, नेशनैलिटी या फिर कुछ और को हाईलाइट करते हुए देखा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट हैपन्स आउट टू बी अ रिजल्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट और हीट ऑफ मोमेंट। कई बार हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करके इसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की मर्यादा को लांघकर हम कब डेरोगेटरी रिमार्क्स पर चले जाते हैं ये पता नहीं चलता। हर इंडिविजुअल को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्पीच की फ्रीडम हम सभी को एक जिम्मेदारी के रूप में दी गई है एंड इट इज़ नॉट एट ऑल एन एब्सोल्यूट राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। अगली कैटेगरी है ड्रग ट्रैफिकिंग। ये क्राइम की वो कैटेगरी है जिससे दुनिया के सारे देश सदियों से लड़ रहे हैं। इंटरनेट के आने के बाद ये और भी मजबूती से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने पैर फैला चुका है। इंटरनेट का वो हिस्सा जिसे डार्क नेट कहते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। डार्क नेट इंटरनेट का वो एरिया होता है जहां नॉर्मल सर्च इंजन्स नहीं पहुंच पाते, इसलिए ये आम आदमी के एक्सेस से बहुत दूर होता है। डार्कनेट को एक्सेस करने के लिए अलग ब्राउज़र्स की ज़रूरत होती है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रहे, वर्ल्ड की सभी लॉ एजेंसीज डार्कनेट पे पूरी नज़र रखती हैं एंड द वॉच डॉग्स आर सुपर एक्टिव एंड विजिलेंट ऑन द एक्टिविटीज इन डार्कनेट। लास्ट बट नॉट लीस्ट द कैटेगरी कम्स इज साइबर एक्सटॉर्शन। साइबर एक्सटॉर्शन वो है जब एक हैकर आपके सिस्टम्स में ऐसा अटैक करे जिससे वो सिस्टम अपनी सर्विसेज देना बंद कर दे, और वह तब तक ठीक ना करे जब तक आप उस हैकर को उसकी मुंह मांगी कीमत न दे दें। इन अटैक्स को DDoS अटैक्स भी कहा जाता है। ये अटैक्स जनरली कॉरपोरेट्स के अगेंस्ट किए जाते हैं और हेफ्टी पेमेंट्स डिमांड की जाती है उन सिस्टम्स को दोबारा से रीस्टोर करने के लिए। One of the famous example of cyber extortion attack was an attack on Sony Pictures in year 2014. किसी भी क्राइम को 100% फिनिश करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उससे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम कुछ ऐसे तरीके अपनाएं जो उस क्राइम को रोकने में काफ़ी मददगार हों। इस टॉपिक में हम बात करेंगे उन सभी पॉइंट्स की जो हमें हेल्प करेंगे ये बताने में कि साइबर क्राइम को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट इज कीपिंग आवर सिस्टम्स अप टू डेट। क्रिमिनल्स हमेशा हमारे सॉफ्टवेयर्स की कमियों को यूज करके कंप्यूटर सिस्टम्स पर अटैक करते हैं। इन सिस्टम्स को ऐसे किसी भी अटैक से बचने के लिए हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि विंडोज़ या अन्य सभी सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते वक्त
समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। सॉफ्टवेयर या एप्स को रेगुलर अपडेट करने से हमारे सिस्टम को वायरस या मैलवेयर से लड़ने की ताकत मिलती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। इन टुडेज टाइम सभी ऑनलाइन सर्विसेज हमसे पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि नेम, एड्रेस, फ़ोन एट्सेट्रा मांगती है। इन सभी सर्विस को लेते वक्त हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके ये सवाल अपने आप से पूछ लेना चाहिए कि क्या उस सर्विस को वाकई इस डेटा की ज़रूरत है। किसी भी ईमेल, मैसेज या फ़ोन कॉल को अपनी पर्सनल डिटेल बताने से पहले ये ऑथेंटिकेट कर लेना चाहिए कि कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं। किसी भी वेबसाइट के वेब लिंक में HTTPS का होना ये सुनिश्चित करता है कि वो एक सिक्योर वेबसाइट है। S stands for सिक्योर। वेबसाइट ओपन करने पर उसके लिंक में एक लॉक का साइन भी इसी बात को बताता है कि साइट सिक्योर है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यूज ऑफ एंटीवायरस। एंटीवायरस इज डिजाइन टू प्रिवेंट malicious software programs from embedding on our computer. If it detects malicious code like a virus or a worm, it works to remove it. एंटीवायरस का सिस्टम में ना होना कभी कभी वायरस अटैक का कारण भी बन जाता है। हालांकि हमारे सिस्टम की फायरवॉल acts as a first line of defense, but keeping an antivirus is always a recommended option. ये हमें काफ़ी ऑटोमेटेड एंड सिंपल अटैक्स को रोकने में मदद करता है। This is the most important point we want to highlight. ये जानते हुए कि पासवर्ड किसी भी सिस्टम की चाबी होती है, हम अपने पासवर्ड को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डेफिनेटली बहुत बड़ा वेपन है किसी भी साइबर क्राइम को रोकने के लिए। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कम से कम 8 डिजिट्स का होना चाहिए और उसमें एटलीस्ट एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जरूर होना चाहिए। यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मेनी साइट्स एंड सिस्टम्स also increases the risk of possible exploitation. ये एक अच्छी आदत है कि पासवर्ड को हर 90 डेज में चेंज कर दिया जाए और एक नया मजबूत पासवर्ड फिर से क्रिएट किया जाए। Next we discuss about the need of an active firewall. Firewall safeguard and protect our systems from hackers, जो हमारे सिस्टम की एक्सेस लेकर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव डेटा चुरा सकते हैं। सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स आर वाइडली रिकमेंडेड फॉर सिंगल कंप्यूटर्स। फॉर मल्टीपल नेटवर्क कंप्यूटर्स, हार्डवेयर राउटर्स typically provide firewall protection. अगला पॉइंट है अपनी वेबसाइट और प्राइवेसी पॉलिसीज को एक्सेप्ट करने से पहले एक नज़र ज़रूर डाल लें। काफ़ी सोशल नेटवर्किंग और फोटो शेयरिंग साइट्स लॉगिन के समय आपसे प्राइवेसी पॉलिसीज एक्सेप्ट करवाती हैं ताकि आप उन्हें अपनी इंफॉर्मेशन और फोटोज रखने दें। कुछ नोटोरियस एप्लीकेशन प्राइवेसी पॉलिसीज में आपसे वो एक्सेस भी मांग लेते हैं जो आपके पर्सनल और सेंसिटिव डेटा के लिए खतरा बन जाता है। जैसे कि वो आपसे आपकी शेयर्ड इंफॉर्मेशन या पिक्चर्स को इनडेफिनिट टाइम तक रखने का भी अप्रूवल ले लेती हैं, जिससे आपकी पिक्चर्स डिलीट करने के बाद भी उनके सिस्टम से डिलीट नहीं हो। जो आज हमें सही लगता है वो हो सकता है कि नियर फ्यूचर या कई सालों बाद हमारी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अहेड इज सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इंटरनेट क्राइम्स। We must teach our kids about acceptable use of internet rather than shutting down access to them. बच्चे सबसे आसान टारगेट होते हैं ऑनलाइन क्रिमिनल्स के लिए। बच्चों को ऑनलाइन हैरेसमेंट
या आइडेंटिटी थेफ्ट से बचाने में पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि वो अपनी या अपनी फैमिली की कोई भी पर्सनल डिटेल किसी भी सोशल मीडिया पर बिना ऑथेंटिकेट किए शेयर ना करें। Our last point to safeguard against cyber crime is action. If you believe that you have become a victim of a cybercrime, you need to alert the local police immediately. ये बहुत ज़रूरी है तब भी जब आपको लगे कि क्राइम बहुत माइनर है। आपकी रिपोर्ट अथॉरिटीज़ को उस क्रिमिनल तक पहुंचने में मदद करेंगी और शायद किसी बड़े साइबर क्राइम को होने से भी रोक। भारत सरकार ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए अपनी वेबसाइट www.cybercrime.gov.in बनाई है, जिस पर आप न सिर्फ साइबर क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं बट अपनी कंप्लेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि साइबर क्रिमिनल्स ने आपकी वर्चुअल आइडेंटिटी जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट डिटेल्स चुरा लिए हैं तो बिना देरी किए तुरंत अपने बैंक या किसी और कंपनी को उसे ब्लॉक करने के लिए कहें। ये थे हमारे वो 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो साइबर क्राइम को रोकने में काफी मदद कर सकते हैं। रिमेंबर, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। Here we come to the last section of our basic series of cybercrime and laws. The section briefs about penalties, compensation and offences under Information Technology Act 2000. Let us have a look at some of the most common sections of this act. Section 43 talks about the illegitimate access to any computer system without the permission of owner. It not just prohibits access but acts like copying, stealing, alteration of data, physical damage to system, disruption of service or network, denial of access to any computer resource or network, all comes under the violation of this section. Any such violation will lead to payment of damage by way of compensation. Section 43A deals with the handling of sensitive personal data by a processing body corporation. Any negligence in implementing and maintaining reasonable security practices by the body corporate handling such data will make it liable to pay the compensation to the person so affected. However, a new bill, Personal Data Protection Bill, is waiting for a nod from Parliament. Once done, might repeal this section from IT Act. Any intentional tampering of source code of a computer program which is required by law to be kept shall be punishable with imprisonment up to 3 years or with fine exceeding up to 2 lakhs or both under Section 65 of IT Act 2000. Section 66 penalizes the violation of Section 43 with an imprisonment for a term which may extend up to 3 years or a fine up to 5 lakhs or both. Section 66A makes a person liable for punishment of a term exceeding up to 3 years for sending offensive messages causing annoyance, inconvenience, insult, injury, hatred or ill will through a computer resource or any communication device. Section 66B makes a person liable for punishment of imprisonment for a term up to 3 years and a fine extending up to 1 lakh for dishonestly receiving or retaining a stolen computer resource or communication device. Identity theft is one of the most common crime in the world of internet. Any person who fraudulently or dishonestly make use of password or any other unique ID of any other person shall be punished with imprisonment of either a term extending up to 3 years and a fine up to 1 lakh under Section 66C. An act of cheat by personating shall make a person liable with imprisonment up to 3 years or fine extending to 1 lakh under Section 66D of IT Act 2000. Section 66E punishes on the violation of privacy of an individual. Here, privacy would not be confused with data privacy. The context refers to the private area of any individual.
Anyone intentionally captures, publish or transmit the image of private area of any person without his or her consent under circumstances violating the privacy of individual shall be punished with a term exceeding up to 3 years or with fine up to 2 lakhs. Whoever with an intent to threaten the unity, integrity, security and sovereignty of India or to strike terror in India by denying access to a computer to an authorized person or causing to introduce any computer containment or illegitimately access information stored in a computer resource and putting India's security in a danger shall be punishable with imprisonment which may extend to life imprisonment under Section 66F. Section 67 punishes a person for publishing or transmitting any material which is lascivious or appeals to be prudent interest with imprisonment exceeding up to 3 years or a fine up to 5 lakh. Any person publishes or transmits in electronic form any material which contains sexually explicit act or conduct shall be punished with imprisonment exceeding up to 5 years or fine up to 10 lakhs. Section 67B deals with the punishment of publishing or transmitting material depicting children in sexual explicit act in electronic form. This includes everything from publishing, transmitting, collection, downloading, browsing, advertising to distribution. Any such extent shall attract the penalty of imprisonment can extend up to 5 years or a fine up to 10 lakh. Section 67C speaks about the retention of information by intermediaries in the desired format by government. Section 68 empowers the controller to give directions to certifying authority in case of non-compliance of laws. Section 69 empowers government to issue directives for interception or monitoring or decretion of any information passing through any computer resource. Section 69A authorizes government to issue directions to block the public access of any information through any computer resource in the interest of sovereignty and integrity of India. Section 69B authorizes government to monitor and collect traffic data or information passing through any computer resource for cybersecurity. Section 70 empowers government to declare any computer resource a protected system, which directly or indirectly affects the facility of critical information infrastructure. Whoever makes any misrepresentation or suppress any material fact from authority for obtaining a license shall be liable to punishment for a term extending up to 2 years or a fine up to 2 lakhs or with both under Section 71. Section 72 penalizes a person who, in pursuance of any of the powers conferred under this Act, has secured access to any electronic record or other material without the consent of other person concerned and discloses such information to other person shall be imprisoned for a term up to 2 years and a fine up to 1 lakh. Any computer system or any of its accessories has been or is being contravened shall be liable to confiscation under Section 76. Section 77 states any compensation, penalties or confiscation made under this Act shall not prevent the award of any compensation or imposition of any other penalty or punishment under any other law. Section 77A empowers a court of competent jurisdiction to compound offences other than the ones for which the punishment for life imprisonment for a term exceeding 3 years has been provided. Section 77B states that the offence punishable with imprisonment of 3 years and above shall be cognizable, and the offence punishment with an imprisonment of 3 years shall be billable. Here comes the end to our basic series of cybercrime and laws. Get certified with our certification on cybercrime and laws. To know more, visit www.lexpartners.in/certifications.